Welcome to VLearn. This is third session of mobile computing. In this session, we will discuss about second generation mobile. We'll discuss about TDMA design consideration. We'll discuss about GSM architecture and we'll discuss about CDMA mobiles. So सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि सेकेंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन के बीच में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला डिफरेंस आपका आता है डिजिटल और एनालॉग ट्रैफिक का। वहाँ पे आपके पास ट्रैफिक एनालॉग हुआ करता था, यहाँ डिजिटल होता है। ठीक है, डिजिटल होने के साथ साथ आपके पास बहुत सारे फैसिलिटीज़ आ जाती हैं, जैसे आप एनक्रिप्शन कर सकते हैं डेटा का। ठीक है, सो दैट इफ़ सम इंट्रूडर आइडेंटिफाइज योर चैनल्स, still he cannot use your data. Secondly, error detection and correction techniques can be applied, जिससे कि अच्छी क्वालिटी ऑफ साउंड आप प्रोड्यूस कर पाएंगे। इसके अलावा आप चैनल एक्सेस के लिए भी रूल्स यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं कि किस तरीके के यूज़र्स को आप अलाउ करेंगे, किस तरीके के यूज़र्स को नहीं अलाउ करेंगे। डायनेमिक शेयरिंग इज़ पॉसिबल। डिज़ाइन कंसिडरेशंस की बात करें तो TDMA डिज़ाइन कंसिडरेशंस में सबसे पहली चीज़, नंबर ऑफ़ लॉजिकल चैनल एज़ पर फिज़िकल चैनल इज़ 8। मतलब एक फिज़िकल चैनल पे 8 आपके लॉजिकल चैनल्स बनते हैं, जिसको हम TDMA फ्रेम्स बोलते हैं। टाइम स्लॉट्स इन वन फ्रेम इज़ 8। देन maximum radius of a cell can be up to 35 kilometers, not more than that. Frequency that we will use is 900 megahertz. Then maximum vehicle speed that we can support is 250 kilometers per hour. And maximum coding delay is 20 milliseconds. Maximum delay in spread spectrum is 0.5 it is 10 microseconds, and bandwidth which is provided is 200 kilohertz, which is 25 per channel. Now GSM नेटवर्क के आर्किटेक्चर की बात करें तो इसमें यूज़र के पास होता है मोबाइल स्टेशन, जिसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं। एक होती है मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी और दूसरी होती है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सिम। ठीक है, इफ़ वी टॉक अबाउट द बेस ट्रांसीवर स्टेशन इज़ अ काइंड ऑफ ट्रांसमीटर दैट जॉइंस योर मोबाइल डिवाइस टू अ बेस स्टेशन. Then comes your base station controller. Base station controller is basically a kind of controller that controls all the BTS. Then base station controller के पीछे अगर हम बात करें तो there comes mobile switching center, that is MTSO, and it is connected with your PSTN network. Other than this, it basically carries some kind of registers like VLR, AUC, EIR, HLR, जिसको कि हम टाइम आने पे अभी स्टडी करेंगे। इसके अलावा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सेंटर भी इसमें होता है और डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क भी इसमें होता है। मींस वट एवर द डेटा यू कम्युनिकेट, मींस PSDN से आप जो कम्युनिकेट करते हैं, दैट ऑल्सो कम्स अंडर दिस पार्ट। नाउ GSM आर्किटेक्चर की बात करें तो GSM सिस्टम का आर्किटेक्चर होता है कि इसमें एक स्पेशल टाइप का मोबाइल फ्रेमवर्क दिया जाता है, दैट इज़ टू कम्युनिकेट बिटवीन योर मोबाइल डिवाइस एंड द रिलेटिव बेस स्टेशन, एंड इट इज़ कॉमन फॉर ऑल कंट्रीज़। इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? मोबाइल स्टेशन, बेस स्टेशन, MSC, दैट इज़ मोबाइल स्विचिंग सेंटर, and location registers.
इसके अलावा इसके कुछ सब सिस्टम्स होते हैं. वी हैव 3 सब सिस्टम्स हियर. रेडियो सब सिस्टम, then there is network and switching subsystem, and there is operation subsystem. Now let's understand how it works. BTS एक सेल के अंदर क्या फ्रिक्वेंसीज सेंड की जाएंगी ये उनको जज करेगा. देन BTS जो है आपका मोबाइल डिवाइस और एक्सचेंज के बीच में कनेक्शन बनाएगा. कुछ सेल्स के BTS मिल करके एक BSC से जुड़ेंगे. BSC जो है वो MSC से जुड़ेगा और MSC आपके लोकेशन रजिस्टर्स और ऑपरेशन सिस्टम से कनेक्टेड होगा. नाउ इफ़ वी बेसिकली ब्रेकअप डिफरेंट पार्ट्स, तो यहाँ पे आपका जो मोबाइल यूनिट है that is the part of radio subsystem. BTS is also a part of radio subsystem, but the connection from BTS to BSC is not radio. It is always on wire line. BSC से MSC का जो कनेक्शन है ये वायर लाइन होता है. इसके बाद अगर आप किसी भी टेलीफोन नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं MSC के बाद ISDN और PSTN नेटवर्क, then in that case it is again a wireline connection. इसके अलावा आपकी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए कुछ रजिस्टर्स रखे गए होते हैं, that is EIR, HLR, VLR and other registers. So this comes under your network switching subsystem. Then after finally आपके जो है फिक्स पार्टनर्स PSTN या ISDN या पब्लिक स्विच डेटा नेटवर्क, ये 4 नेटवर्क्स होते हैं. नाउ इफ़ वी टॉक रेडियो सिस्टम in some detail, so here you find you have 2 parts. One is BTS and second one is MS. There is base station, base transceiver station, and there is mobile system. So अगर मोबाइल स्टेशन की बात करें तो GSM मोबाइल नेटवर्क के अंदर, मोबाइल स्टेशन के अंदर आपका यूज़र आइडेंटिटी मॉड्यूल या सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है जो कि सब्सक्राइबर के बारे में एक इन्फॉर्मेशन देता है. इसके अलावा देयर इज़ अ मोबाइल इक्विपमेंट, इसकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है जिसको कि हम आइडेंटिफाई करते हैं जब भी हमें किसी भी सब्सक्राइबर को अपने नेटवर्क की एक्सेस देनी होती है. GSM सब्सक्राइबर के टर्म्स में अगर बात करें तो सब्सक्राइबर तब तक मोबाइल को यूज़ नहीं कर सकता जब तक कि वो एक सिम कार्ड उसके अंदर इंसर्ट नहीं करता, और वो सिम कार्ड नॉर्मली जो है आपको नियरेस्ट सर्विस प्रोवाइडर से मिलता है. BSS की बात करें तो इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, BTS और BSC. BTS क्या होता है? इट इज़ बेसिकली अ ट्रांसीवर स्टेशन वेयर ट्रांसमीटर एंड रिसीवर इज़ देयर. और इस रेडियो एंटीना को कनेक्ट करके उससे कुछ भी कम्युनिकेट करना और उसे कंट्रोल करना, ये बेस स्टेशन कंट्रोलर का काम होता है. सो बेस स्टेशन कंट्रोलर इज़ अनदर पार्ट ऑफ द दिस रेडियो सिस्टम. Now if we talk about network and switching system, so here in network and switching system, MSC, that is mobile service and switching center, is the first part. Then there are different type of networks like your internetworking functions is there. There is ISDN, that is integrated service digital network. There is public switch telephone network. There is public switch public data network. There is circuit switch public data network, and some types of databases like home location register, visitor location register, and equipment identity registers. नेटवर्क सब सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर बहुत तरीके के नेटवर्क्स अवेलेबल होते हैं, और इसका काम इसके अंदर आपका मोबाइल
स्विचिंग सेंटर होता है, इसका काम होता है आपको बाहर के नेटवर्क की एक्सेस देना। मोबाइल स्विचिंग सेंटर आपको बाहर की एक्सेस देने से पहले अपने पास आपको वेरीफाई करता है, और आपको वेरीफाई करने का सीधा उसके पास रास्ता होता है। उसके पास कुछ डेटाबेसेस होते हैं, जैसे HLR होता है, दैट इज़ होम लोकेशन रजिस्टर डेटाबेस, जो ये डिफ़ाइन करता है कि कौन सा सब्सक्राइबर किस लोकेशन का है। इसी तरीके से विजिटर लोकेशन रजिस्टर जो है ये डिफ़ाइन करता है कि इस समय कौन कौन से विजिटर उसके पास आए हुए हैं। AUC इज़ देयर, दैट इज़ ऑथेंटिकेशन डेटाबेस। ऑथेंटिकेशन डेटाबेस के अंदर कुछ कोड्स होते हैं जो कि आपके मोबाइल को सेंड किए जाते हैं। अगर उसके रेस्पॉन्स में आपका मोबाइल करेक्ट कोड जनरेट करके भेज देता है तो दैट मीन्स इट इज़ आइडेंटिफाइड। देयर इज़ इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, it is also another kind of register which maintains record about your mobile handsets. Now TDMA की बात करें तो इसके अंदर टाइम स्लॉट एक फील्ड होता है जिसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं दैट ऑन टू विच टाइम स्लॉट यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट। ठीक है, इसके लिए हम सिंक्रोनाइजेशन के लिए कुछ बिट्स सेंड करते हैं। इसमें वी हैव ट्रेल बिट्स विच आर आइडेंटिफायर्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन सिम्बॉल्स। Then we have encrypted bits, which is encrypted data what is transferred from one user and it is only identified by the network. इसके अलावा आपकी स्टीलिंग बिट होती है। स्टीलिंग बिट इज़ बेसिकली information which defines that some device has been blocked because of the customer reported it to be stolen. ठीक है, then there is a training sequence. Training sequence is a kind of information that is sent to your mobile, that is just to synchronize your device with the network. And there are some guard bits. Guard bits जो हैं वो identify करती हैं कि here from the frame is started and here it is ending. GSM के अंदर अगर हम स्पीच प्रोसेसिंग की बात करें तो सबसे पहले स्पीच की कोडिंग होती है ट्रांसमीटर एंड पे। उसके बाद चैनल एनकोडिंग होती है। चैनल एनकोडिंग के बाद आपकी बिट इंटरलीविंग होती है। इंटरलीविंग के बाद एन्क्रिप्शन होता है। एन्क्रिप्शन के बाद आपकी बर्स्ट असेंबली होती है। बर्स्ट असेंबली के बाद इट इज़ पासिंग थ्रू मॉड्यूलेशन प्रोसेस। मॉड्यूलेशन के बाद ये ट्रांसमिट कर दिया जाता है। डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद ये डीमॉड्यूलेट होता है। उसके बाद इसका डिले इक्वलाइजेशन किया जाता है। देन बर्स्ट डिसेंबली होती है। बर्स्ट डिसेंबली के बाद डिक्रिप्शन होता है। डिक्रिप्शन के बाद बिट डी इंटरलीविंग होती है। उसके बाद चैनल डिकोडिंग और चैनल डिकोडिंग के बाद स्पीच डिकोडिंग। So this is the whole process that takes place in case of GSM speech processing. स्टेप्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले स्पीच की एनकोडिंग हुई। उसके बाद स्पीच को हमने ब्लॉक्स में डिवाइड किया और उसके साथ कुछ कोड्स लगा दिए, जैसे साइक्लिक रिडंडेंसी चेक इज़ देयर, जिसमें हम अगर कोई एरर आ भी जाती है तो उसको करेक्ट कर पाते हैं। इसके बाद इंटरलीविंग और एनक्रिप्शन करके हमने भेज दिया। दूसरी साइड से जब आया तो यही प्रोसेस हमने रिवर्स ऑर्डर में फॉलो किया एंड वी हैव जनरेटेड आवर प्रीवियस सिग्नल, दैट इज़ द वॉइस सिग्नल। नाउ GSM सिग्नल प्रोसेसिंग की बात करें अगर तो हियर यू सी this is your mobile system. It is basically first it is making the connection management सर्विस इसकी ऑन होती है। उसके बाद कनेक्शन मैनेजमेंट सर्विस जो है ये मोबाइल मैनेजमेंट सर्विस से कम्युनिकेट करती है। देयर इज़
RRM service, that is radio resource management. Then there is your LAPDM. LAPDM is basically a service that provides you connectivity with the center, the mobile station, base transceiver station. Then you go for the radio. इसके बाद यही सारा प्रोसेस बेस ट्रांसीवर स्टेशन से बेस स्टेशन कंट्रोलर देन MTSO के बीच में होता है, और उसके बाद फिर आपको स्विचिंग की जाती है जहाँ भी आप स्विच करके जाना चाहते हैं. Now, function provided by protocols. Here we have some specific protocols that are used for GSM communication. इसमें हमारे पास सिग्नलिंग के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स यूज़ होती हैं जिनको हम रेडियो रिसोर्स मैनेजमेंट, मोबिलिटी मैनेजमेंट, कनेक्शन मैनेजमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन पार्ट और BTS मैनेजमेंट की प्रोटोकॉल्स बोलते हैं. Each of the protocol has its own task defined and they work accordingly. Now, mobile terminated call. Some caller is calling from PSTN and the call is terminating on the mobile. What actually happens in the whole process? Here you see calling station is communicating with the PSTN network. PSTN network is coming on to GMSSC. ठीक है. इसके बाद यहाँ से आपके होम लोकेशन रजिस्टर को ट्रैक किया गया और इससे पता चला कि आप इस समय कहाँ पे हो. उसके बाद वहाँ से विजिटर लोकेशन रजिस्टर्स के अंदर चेक किया गया. फिर वी हैव कम्युनिकेटेड टू द रेस्पेक्टिव MSC. नाउ MSC पे आने के बाद अब ये चेक किया जाएगा कि ये कौन से BTS के अंदर है. ठीक है, सॉरी, कौन से BSS के अंदर है. उस स्पेसिफिक BSS से कम्युनिकेट करने के बाद रेस्पेक्टिव BTS को से कुछ ट्रांसमिट किया गया. जहाँ पे मोबाइल स्टेशन से कोई रिस्पॉन्स आ गया, दैट मीन्स दैट इज़ द लोकेशन वेयर कनेक्शन कॉल इज़ टू बी टर्मिनेटेड. अगर मोबाइल कॉल को आंसर करता है तो सिक्योरिटी चेक्स और कनेक्शन सेटअप को चेक करके उसके बाद कॉल को हैंड ओवर कर दिया जाता है यूज़र के पास. नाउ, मोबाइल से अगर कॉल ओरिजिनेट होती है, इस केस में क्या होता है कि आपका सबसे पहले विजिटर लोकेशन रजिस्टर चेक किया जाता है जिससे पता चलता है आप कहाँ के एक्चुअल यूज़र हो. उसके बाद उस जगह पे आपकी बिलिंग इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर दी जाती है और आपकी कॉल करंट MSC से सीधा PSTN नेटवर्क पे कनेक्ट कर दी जाती है. ना if we talk about MTC and MOC, here you find first it is requesting for the paging, then it is responding for the channel. चैनल के लिए रिस्पॉन्स आने के बाद इंटरमीडिएट असाइनमेंट्स हुए, उसके बाद पेजिंग रिस्पॉन्सेज आए एंड देन द चैनल इज़ बिन हैंडेड ओवर. उसके बाद कॉल सेटअप की रिक्वेस्ट आई. कॉल सेटअप की रिक्वेस्ट के बाद रिक्वेस्ट को कंफर्म किया गया एंड द कनेक्शन हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड. कनेक्शन इस्टेब्लिश होने के बाद स्पीच एंड डेटा का एक्सचेंज हुआ. इसके बाद कॉल को अब हमें क्लोज़ करना था. सो इन दिस केस इसे रिजेक्ट करने की रिक्वेस्ट दी गई एंड द कॉल इज़ फाइनली रिजेक्टेड. नाउ इफ़ सपोज you are calling outside, in that case channel request first part is done from MS to BTS. ठीक है, then BTS is communicating about assignment, whether it is assigned or not assigned. If it is assigned, then in next step service request is made. सर्विस रिक्वेस्ट के बाद ऑथेंटिकेशन चेक किया जाएगा. ऑथेंटिकेशन का रेस्पॉन्स आने के बाद
आपका अगली जो है कमांड सेंड की जाती है इन टर्म्स ऑफ साइफर टेक्स्ट, एंड जो भी इसका साइफरिंग का रिस्पॉन्स होता है दैट डिफाइंस दैट सेटअप इज़ कंप्लीटेड। इसके बाद कॉल कन्फर्मेशन दी जाती है, कॉल कन्फर्मेशन के बाद कनेक्शन मेंटेन होता है, एंड देन आफ्टर आपकी कनेक्शन को एक्नॉलेज किया जाता है। नाउ हियर यू सी if your mobile station is basically handed over from resource 1 to resource 2, then 3, then 4, then what actually happens? जब हैंड ओवर का डिसीजन होता है इस समय होता क्या है कि आप 2 BTS के रेंज में आते हैं एक समय में, एक का सिग्नल आपके पास घटता चला जाता है, दूसरे का बढ़ता चला जाता है। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो हम एक सर्टेन थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है वहाँ से बेसिकली आपका हैंड ओवर स्टार्ट कर देते हैं, और एक लिमिट के बाद हैंड ओवर हो चुका होता है। जब हैंड ओवर हो गया तो अब आप दूसरे बेस ट्रांसीवर स्टेशन से कम्युनिकेट करके बात कर रहे हैं, ऑल्दो कुछ देर तक आप दोनों से कनेक्टेड रहते हैं। Now, if we talk about security part, so here basically the access control mechanism is there. User is given with the a user identity module, and because of this, there is a great kind of security is there. We'll discuss about this security part in GSM network in next part of the session. Thank you for now.